गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज की इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 22 शुरू करेंगे और टॉपिक का जो अपना है मेन कंटेंट वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सर्विसेज थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक चेन है जो आपके बिजनेस की ही एक चेन मानी जाती है, जिसके अंदर इंटरमीडिएट्स को ऐड किया जाता है और इनके थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं इसके अंदर होल सेलर्स आ सकते हैं, रिटेलर्स आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ सकते हैं और कई बार तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट भी इसका ही पार्ट माना जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बनाया, फिर वो प्रोसेस के थ्रू होल सेलर के होते हुए कहाँ पहुँचता है, कंज्यूमर के पहुँचता है। यदि इसको अपोजिट देखें कॉन्ट्रास्ट में, तो ये एक अप स्ट्रीम प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा था कि हम कंज्यूमर के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने वाली कोई संस्था हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, रिटेलर हो सकता है, फिर वो होल सेलर को बोलता है, होल सेलर मार्केटिंग वालों को बोलते हैं, मार्केटिंग वाले मैनेजमेंट को बोलते हैं और मैनेजमेंट उस कस्टमर के हिसाब से अपनी नीड प्रोडक्ट को तैयार करवाता है। फिर वहाँ से प्रोडक्ट तैयार होने के बाद अगेन डाउन स्ट्रीम का फ्लो शुरू हो जाता है। फिर वो आपके रिटेलर होल सेलर के साथ होते हुए क्या जाएगा, कस्टमर के हाथों तक पहुँचता है। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक पाथ है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो ट्रैवल कर रहा है कस्टमर तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे जो पाथवे है हम वो क्या देख रहे हैं कि ये आपके वेंडर के थ्रू भी हो सकता है, और यदि आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, और कई बार डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट्स पर कि कौन आपके प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर कर रहा है। सेकंड आता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स। देखिए, चैनल्स जो है यहाँ हमने दो फॉर्म में डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट चैनल तो वो होता है जो सीधा सीधा आप मैन्युफैक्चरर से क्या करते हो, गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर लेते हो। और इनडायरेक्ट चैनल क्या है, जिसके अंदर आपके होल सेलर, रिटेलर जैसे जो इंटरमीडिएट्स हैं ये ऐड हो जाते हो। यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन के सारे टाइप्स देखें तो देखिए ये समय के हिसाब से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे चैनल्स में हम लोगों ने तीन चीज़ों को देखा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और एंड कंज्यूमर। तो जो पहला चैनल हमें नज़र आता है वो थोड़ा सा लॉन्गेस्ट है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो जैसे हम देखते हैं कि एक वाइन और या फिर बेवरेज इंडस्ट्री है, ये आपका परफेक्ट एग्जांपल है लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे एक वाइनरी है जो कि सीधा सीधा रिटेलर को नहीं बेचती है ना। ये क्या करती है, 2 से 3 टायर सिस्टम में अपने क्या मतलब कानून के हिसाब से, या जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू पहले उसको क्या करना पड़ता है, एक होलसेलर को बेचना पड़ता है। देन तो ये होलसेलर है, ये रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर जो है वो क्या करेगा, उसको कंज्यूमर को बेचना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का सीधा सीधा एग्जांपल हमें नज़र आता है। फिर आता है सेकंड चैनल। इसमें क्या है, हमने होलसेलर को आउट कर दिया। यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर अपने गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली किसको बेच रहा है, रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचेगा, सीधा कंज्यूमर को। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम हम ले रहे हैं, कंपनी डेल। डेल कौन है, ये अपने प्रोडक्ट्स को सीधा किसको बेचती है, रिटेलर को, और रिटेलर क्या करता है, सीधा सीधा कंज्यूमर को बेस्ट डील प्रोवाइड करवा देता है। ऐसा ही तीसरा चैनल आता है। तीसरा चैनल कौन सा होता है, ये होता है आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सीधा सीधा अपना जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है। तो इस पर जैसे आप देख सकते हैं जितनी भी ई कॉमर्स साइट है, अमेज़ोन है, अमेज़ोन क्या करता है, अमेज़ोन ने अपनी ई कॉमर्स साइट बना रखी है ना, और सभी कस्टमर साइट पे जुड़े हुए हैं। तो जिनको भी जो मॉडल, जो प्रोडक्ट पसंद आता है वो अमेज़न को बोलता है। अमेज़न सीधा सीधा क्या करता है, वो मैन्युफैक्चर से ख़रीदता है और सीधा सीधा कंज्यूमर तक डिलीवरी करवा देता है। तो जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट उसको नज़र आता है वो इसके अंदर पार्ट प्ले कर रहा है। सेकंड, अब हमने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, 3 फॉर्म्स हमने समझ लिए। अब आता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे लिए बिल्कुल राइट है, कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो पहली बात आप ये ध्यान लीजिए कि सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए वो वर्क एक साथ काम करें, ये ज़रूरी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वो सिलेक्ट करना है जो आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे जो चैनल्स हैं वो आपकी फर्म के मिशन और विज़न के हिसाब से और गोल्स के हिसाब से हम तय कर सकते हैं।
तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जब हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि वो कस्टमर्स के लिए वैल्यूबल होना चाहिए। आपका जो कस्टमर है, डू योर कस्टमर वांट टू स्पीक टू अ सेल्स पर्सन, क्या वो उससे बात कर सकता है या करता है? क्या वो प्रोडक्ट को पहले भी या परचेज़ करने के लिए हैंडल कर चुका है, या उसको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तो अगर आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के जवाब है, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल्स को डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंडली हम क्या करेंगे, कंपनी ये देखेगी कि कौन से डीलर चैनल्स के थ्रू आप कस्टमर को डिलीवरी क्विकर कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या होना चाहिए जो कस्टमर को इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सके। ऐसे ही यदि आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को चूज़ कर रहे हैं तो क्या आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन या रिटेलर के थ्रू ही बिकेगा या नहीं, क्या नहीं बिक सकता, ये भी हम देख सकते हैं। तो जितने भी चैनल्स हो वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए। कंपनीज़ को ये स्ट्रैटेजिकली सोचना चाहिए कि हर एक चैनल की अपनी एक ओवर पावर है ना, और यहाँ पे उसको देखना पड़ेगा कि हर चैनल दूसरे चैनल से अच्छा होना चाहिए। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स कैसे आते हैं। हम सभी टेलीफोन, टेलीविज़न चैनल्स, इंटरनेट, वेबसाइट, इनसे अवेयर हैं। इसके अलावा अदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उससे भी कोई ना कोई अवेयर होगा ही होगा। तो आजकल देखिए कि कुछ चीज़ें तो हम देखिए मूवीज़ के थ्रू डिमांड को क्रिएट किया जाता है, न्यूज़ के थ्रू डिमांड को क्रिएट किया जा रहा है, म्यूज़िक के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू, मल्टीमीडिया, लाइब्रेरीज़ के थ्रू, डेटाबेस, लर्निंग के थ्रू, डेस्कटॉप, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, हेल्थ सर्विसेज, नेटवर्क बेस्ड, इन सब तरीके से क्या किया जा रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक जो चैनल्स होते हैं ये ओनली क्या है, ये आपकी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आता है, और इसमें आपको क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम देखिए कि जैसे कस्टमर क्या चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन चाहता है, वो एजुकेशन चाहता है, वो एंटरटेनमेंट चाहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये सारी चीज़ें उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो होते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, जैसे ह्यूमन से मिलने वाली प्रॉब्लम्स, क्योंकि सर्विस जो होती है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है इनसेपरेबल, और ये आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने में मदद करती है। और इसके अलावा आप देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स होते हैं ना, वो सभी तरीके के प्रोविज़न्स को यूज़ कर सकता है, जैसे टेलीविज़न्स को यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन को यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू आप कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी तो इस तरीके की डीलिंग कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग डील कर रहा है, बिल पेइंग डील कर रहा है, एजुकेशन दी जा रही है कस्टमर को। तीसरा आता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसका रोल क्या है। देखिए जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो क्या है, कस्टमर को इन्फॉर्म करना, कस्टमर को परसुएट करना और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना किस चीज़ के लिए, कि वो कंज्यूमर बाय करे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अच्छी कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, कम्युनिकेशन और परचेज प्रोसेस। तो जो परचेज प्रोसेस है उसके अंदर 3 फेज़ आते हैं, प्री परचेज, कंजम्पशन फेज़ और पोस्ट परचेज। तो कम्युनिकेशन क्या है, क्रिटिकल कंपोनेंट है हर एक फेज़ का। और तो जैसे देखिए इन जो प्री परचेज होता है उसमें कस्टमर क्या है, उसने अभी डिसीज़न नहीं बनाया है, वो अभी क्या कर रहा है, उसके मन में आइडिया है। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ब्रांड नेम खरीदते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने जो पुराने प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उसके प्रति लॉयल है ना। तो कम्युनिकेशन क्या होती है, वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस डालती है कि आपको वो सर्विस जल्दी खरीदने की चाहिए। तो यहाँ पे हम इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं, इमीडिएट प्लानिंग के रिगार्डिंग, कि कैसे हमारा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के सर्विस को बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाए। और जो कंज्यूमर ब्रांडेड या लॉयल नहीं होते उनके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्शन है वो तुरंत होना चाहिए, ताकि वो तुरंत उसको यूज़ कर लें। तो इसमें आता है पहला प्री परचेज। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन कैसे देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो ऑब्जेक्टिव है इस प्री परचेज में कम्युनिकेशन का, वो क्या है कि रिस्क को रिड्यूस करना है ना। रिस्क कब रिड्यूस होगा, जब वो परचेज करेगा। तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, जहाँ पे वो अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट की इमेज को बिल्डअप करें। ऐसे ही
यदि आप अपनी अच्छी यूनिक इमेज को डेवलप कर पा रहे हैं तो आप ब्रांड इक्विटी में जा सकते हैं। अपनी ब्रांड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, कस्टमर्स को बता सकते हैं, उनको यूनिफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही रिस्क को भी रिड्यूस करने में ब्रांड इक्विटी काम आती है। और कई सर्विसेज, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट या होटल तो क्या है कि कस्टमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल लाइफ का पार्ट माना गया है। तो कई बार ऐसे डिसीजन जो होते हैं जो कि इवॉक्ट होते हैं, सेट होते हैं, तो फर्म्स क्या हैं कि उनके इस चीज़ को कोशिश करती है कि वो वहीं पे अपॉर्चुनिटी को कैच किया जा सके। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर को अवेयरनेस ज़रूरी है। तो जो कम्युनिकेशन मैसेज है वो तभी हो पाएगा 1% से ज़्यादा जब उसका मैसेज जो होगा आपका वो क्लियरली डिफाइन होगा। तो यही आज का टॉपिक था, इसको अपन आगे कंटिन्यू भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।